नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहां पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस सीट और डाउट सोल्यूशन। तो बच्चों, इस क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ लिंक दिए हैं और यही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से आप इस क्लास कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस हफ्ते का शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है मंडे यानी 19 अप्रैल। डीएनए ब्लॉक फुल चैप्टर रिवीजन होने वाला है। इसके 2 दिन बाद नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, फिर JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैटरडे को इस चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। वो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में होगा। अभी रिसेंटली हमने केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सारे के सारे अब ऑनलाइन टेस्ट हमारे इसी मोबाइल ऐप में होंगे। आपको DPP दी जाएगी, आपको नोट्स भी दी जाएंगे, हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स। रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और बच्चों, इन सब के लिए आपको एक नॉमिनल फीस देनी है, वो भी 1 टाइम। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में सर्च करने से मिल जाएगा। आप केमिस्ट्री पे सर्च कीजिए, आराम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 12th डीएनए ब्लॉक एलिमेंट फुल चैप्टर रिवीजन। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बच्चों ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो 3rd ग्रुप से शुरू होके कहां तक होते हैं, 12th ग्रुप तक होते हैं। क्लियर हो गया। और 4 सीरीज में इनको डिवाइड करेंगे, यानी 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो 4 हमारे पास डी की सीरीज आ गई। क्लियर। वहीं एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट बच्चों 3rd ग्रुप के अंदर आते हैं, याद रखना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज होती है, 4F सीरीज जिसको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और 5F सीरीज जिसको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा लेंथेनॉइड है, कौन सा एक्टिनॉइड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। चलो, अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन की डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। ठीक है बच्चों, और ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम क्यों बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। मालूम है ना आपको, यानी मोस्ट ऑफ एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट हो या चाहे उसकी एक्साइटेड स्टेट हो, उसमें जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, वो है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है सब में, देख लीजिए, है ना। अब चाहे इनकी ग्राउंड स्टेट हो, चाहे इनकी जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सब में D10 होगा। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो Zn, Cd और Hd। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम देखें तो N-1D तक होंगे और S जो है 1 से लेकर 2 तक होगा। ठीक है, और N की वैल्यू 4 से लेकर और 7 तक होती है, यानी ठीक है ना। N 4 रखोगे तो D 1 कम हो जाएगा, 3। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर बच्चों हम जिंक, कैडमियम और मरकरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर देखें तो यह हमेशा D10 होगा, ऑलवेज पूरा कंप्लीटली फिल, और S ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल होगा। इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो थोड़ा ऑड से है, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे क्रोमियम 3D5 and 4s1, कॉपर 3D10 and 4s1, और सबसे इंपॉर्टेंट पैलेडियम। पैलेडियम में बच्चों s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। यहां 4D10 and 5s0 होता है। बस केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
सारे एलिमेंट ऐसे हैं जहां s में जो है एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? चलो, अब क्या क्या चीजें हमें डी ऑर्बिटल में यानी डी एलिमेंट में पढ़नी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट की पहले बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके बारे में पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन स्टेबल है उसके बारे में देखना है, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कौन से कलर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और लास्ट में पढ़ना है नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो टोटल 14 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको देखना है। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे रट रही है, बस थोड़ा कंसेप्ट, एक से दो कंसेप्ट आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा रखना है, इनसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया क्या चीजें पढ़नी है? बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों इन एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो बच्चों, उसके पीछे रीजन है इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। तो इससे आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। दो मेटल के बीच में, दो एटम के बीच में इंटर आयोनिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको सेपरेट करने के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ ऐसे एलिमेंट है यानी कुछ एक्सेप्शन है जहां पर मेल्टिंग पॉइंट आपको कम मिलेंगे, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब इसके पीछे अगर मैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को जस्टिफाई करता है, तो उसका रीजन है यस। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन है इंक्रीज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अगर आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखोगे तो बच्चों इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज की बात करें तो क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है इस सीरीज में। 4D सीरीज में मोलिब्डेनम, और अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो टंगस्टन। क्लियर? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें से टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलो ये भी आपने मालूम कर लिया। तो समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं। रीजन, उनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में कितने हैं। आगे बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ये सब लोग जानते हैं, लेफ्ट टू राइट कम होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है बच्चों जिसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो ऊपर लिखा है प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस, जबकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने में रेडियस बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे वाले की रेडियस ऊपर वाले के लगभग बराबर होगी या कम होगी। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जा रहा है वो कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, मान लिया जाए, है ना। और डी ऑर्बिटल बच्चों बड़े होते हैं, जिस वजह से जो है जो शील्डिंग इफेक्ट है डी ऑर्बिटल का वो इफेक्टिव नहीं होता, यानी पुअर शील्डिंग होती है। अब जब शील्डिंग पुअर होगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो उस वजह से रेडियस डिक्रीज हो जाती है, बस यही फर्क है, जबकि बढ़नी चाहिए थी, है ना। तो एग्जांपल हमने लिया जिरकोनियम एंड हॉफनियम। देखो जिरकोनियम ऊपर है और हॉफनियम नीचे है,
ऑफ्नियम की रेडियस ज्यादा होनी चाहिए थी, जिरकोनियम की कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है आपको, जिरकोनियम की ज्यादा है और हॉफनियम की कम है। इसका रीजन है बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से है, कई बार पूछा जाता है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम कम होती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी हद तक, या हम बोल सकते हैं सब कुछ किस पे डिपेंड करती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी या ज्यादा होगी। अब देखो, हम मानते हैं कि Cr और Cu की जो है काफी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग टाइप के होते हैं, और Zn की एज कंपेयर टू ज्यादा हाई होती है। अब देखो कैसे, अगर हम Cr की बात करें तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए कम हो गया। कॉपर के केस में भी ऐसा है, 3d10n4s1, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। जिंक के केस में जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, देखो एग्जैक्टली कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसीलिए यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी टफ है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब एक और चीज में ध्यान देना आपको, जैसे मैंने लिखा है क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, तो बच्चों क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होगी, लेकिन बच्चों जो सेकंड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि Cr की आयोनाइजेशन एंथैल्पी Cr प्लस से कम होती है, ऐसे तो है ना। वही देखो मैग्नीज की, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, दूसरे को भी आसान, लेकिन तीसरे को निकालना मुश्किल क्योंकि हाफ फिल्ड आ रहा है, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। Mn प्लस की कम होगी Mn2 प्लस से, और Mn3 प्लस सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। आयरन की अगर हम बात करें तो फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो। तो कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस एटम की ज्यादा और कम होती है, किस पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर जस्ट हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है तो हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी तरह, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि कॉपर प्लस और कॉपर में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो देखो बच्चों कॉपर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 3d10n4s1, आसान है निकालना। लेकिन कॉपर प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 है, यहां से निकालना मुश्किल है, तो कॉपर प्लस की ज्यादा होगी और कॉपर की कम होगी, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस आयन की किस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आ रही है। क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी डी ऑर्बिटल के एटम होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, यानी एक से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की बात करूं तो +2 भी होता है और +3 भी होता है ना। तो इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। समझिए, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका मतलब जिन एटम के डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, +3, भले ही एक इनकम्प्लीट फील्ड है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +2, ठीक है। इसीलिए बच्चों इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, किनको, जिंक, कैडमियम, मरकरी को। लेकिन स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट होते हुए भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैंडियम। क्लियर हो गया, +3। बाकी सबके सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी एन एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उतने मैक्सिमम निकल सकते हैं, और वो एलिमेंट है बच्चों मैग्नीज। तो मैग्नीज का +2 से लेकर और +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर
होता है। क्लियर हो गया? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इक्वल टू ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो जितनी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा। अच्छा, अब देखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है मेटल की। तो टाइटेनियम की जो है और भी होती है, लेकिन बच्चों चार जो है इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, क्योंकि 3d2 और 4s2 तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है। वेनेडियम की कितनी होती है? 5, क्योंकि 3d3 एंड 4s2। तो यानी काफी हद तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि डी और एस में कितने ऑर्बिटल है, डी और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा। क्रोमियम का +6 भी होता है बच्चों और +3 भी होता है। क्लियर? मैग्नीज का अभी बताया था +2 एंड +7 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन के +2 +3, +2 एंड +3, ठीक है, +2 कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +3 भी कर सकता है। कोबाल्ट भी सेम +2 +3। निकल केवल +2 मोस्ट कॉमन एंड कॉपर ओनली +2 मोस्ट कॉमन, +1 नहीं होती है ना। तो इसमें मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होती है। क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होते हैं, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन टेट्रा को कार्बोनिल 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे एलिमेंट बताओ या ऐसे कॉम्प्लेक्स बताओ जहां पर इसका किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, तो वो आपको इस तरह बताने हैं, कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, डिपेंड करती है कि उसके पास किस टाइप की डी ऑर्बिटल है। तो जहां D0, D5 और D10 होगा वहां सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लियर हो गया? जहां पर ये आ रहा है, और अगर इसके करीब करीब आता है तो वो कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो टाइटेनियम +4 और टाइटेनियम +3। तो टाइटेनियम +4 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d0 एंड 4s0, क्योंकि जो है इनर्ट गैस आर्गन के साथ ये मैच कर जा रहा है, इसीलिए +4 इसका ज्यादा स्टेबल होगा बजाय +3 के, क्योंकि +3 में एक डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अभी बोला था कि टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिए, है ना। दूसरा, अगर आपको बोला जाए कि Mn+2 ज्यादा स्टेबल है कि Mn+3, तो भाई Mn+2 में 3d5 आता है, 3d5 है वो स्टेबल है, जबकि Mn+3 में 3d4 आता है जो कि पार्शली फिल्ड है, कम स्टेबल है, इसीलिए Mn+2 ज्यादा स्टेबल होगा और Mn+3 कम स्टेबल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आयरन की बात करें तो आयरन +3 ज्यादा स्टेबल होता है और आयरन +2 कम स्टेबल होता है, क्योंकि आयरन +2 में 3d6 पार्शली फिल्ड और यहां पे देखो 3d5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो जहां पर बच्चों D0, D5, D10 आएंगे वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गया भाई? कर लोगे आराम से? हाँ। एक और चीज, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है। सपोज कॉपर के केस में हम ले ले, कॉपर 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करता है, कॉपर +2 एंड कॉपर +1, +1 की +0.52 और +2 की +0.34। अब देखो बच्चों ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हम ये मान सकते हैं कि Cu+ इज रिड्यूस इजिली एंड हेंस लेस स्टेबल देन Cu+। तो यानी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो इजिली रिड्यूस होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है बजाय Cu+1। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखने की, जितने भी अभी 3D सीरीज के मेटल है सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, नेगेटिव, लेकिन एक महाराज जी हैं कॉपर जिनका पॉजिटिव होता है, बस ये ध्यान रखना, कॉपर का पॉजिटिव होता है बाकी सबका नेगेटिव होता है। अभी बताता हूं आपको, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो इसका एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये ए है ना, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन हाई होता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है। क्लियर?
अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे तो तीन एनर्जी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलकर बना होता है। एक होता है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, दूसरा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और तीसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ध्यान रखने तीन एंथैल्पी है ना। तो इसकी हाई एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होती है और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसीलिए पॉजिटिव करता है। और पॉजिटिव होने की वजह से बच्चों ये एसिड से वाटर को लिबरेट नहीं कर पाता है, और दूसरा ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही रिएक्ट करता है, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कॉपर के केस में। क्लियर। अब पूछा जाएगा कि किस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो बच्चों Mn+2 ध्यान रखना 1.18 माइनस इतना होता है। वैसे एक और होता है लेकिन इसके केस में ये सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो एग्जैक्टली द हाफ फिल्ड डी सबशेल फॉर Mn+2, जहां हाफ फिल्ड होता है, यानी एग्जैक्टली अगर हाफ फिल्ड हो तो उसका ज्यादा होता है, और फुल फिल्ड या पार्शियल फिल्ड हो तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होने लगता है। आप देखिए कैसे, इस पर आप क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो ये कई बार पूछा जा सकता है कि Cr+2 और Mn+3, Cr+2 रिड्यूसिंग है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है, वाई, जबकि दोनों के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो बच्चों इसका जवाब, जो Cr+2 है वो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसमें कन्वर्ट होता है, यानी D4 टू D3 में कन्वर्ट होना आसान होता है उसके लिए। रिड्यूसिंग मतलब दूसरों का रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो D4 से D3 जाएगा, इसीलिए जो रिड्यूसिंग। जबकि Mn में ऐसा नहीं होता है। Mn जो है +3 से +2 में जाना आसान है उसके लिए, क्योंकि जो +2 है उसमें D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट है। तो ये पूरी कहानी किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आ रहा है। तो क्लियर हो गया भाई। अच्छा, इस पर आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कई बार इस पर केमिकल रिएक्टिविटी से क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी को और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन्होंने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब देखो भाई, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों वो आपको 0 होता है, और पॉजिटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। नेगेटिव की तरफ जाने का मतलब होता है रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है। और जैसे हमारे पास लिथियम है, इधर लिथियम होगा सबसे नेगेटिव, है ना। और अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाए तो फ्लोरीन है पॉजिटिव, ठीक है। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम सब लोग जानते हैं ना। तो वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग वैल्यू कब बढ़ेगी, जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो, दो रिएजेंट दे रखे होते हैं आपके सामने, दो मेटल दे रखे हैं, वो बोला कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है कौन अच्छा रिड्यूसिंग है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होता जाएगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा वो उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। अच्छा चलो देखो, एक लाइन आपको याद रखने की, डिक्रीजिंग द टेंडेंसी फ्रॉम डाइवेलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डाइवेलेंट कैटायन बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब कई बार बोला जाता है कि Mn की जो है रिडक्शन पोटेंशियल इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पर जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और जिंक की जो है काफी कम होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव होती है। इसका रीजन क्या है बच्चों, D10 ऑर्बिटल है। Mn3+ और CO3+ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, ध्यान रखना। और Ti+2, V2+2, Cr+2 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रीजन क्या है बच्चों कि Ti+2 जो है Ti+4 बना सकता है, तो दूसरे का तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, लेकिन अपना ऑक्सीडेशन करेगा, ज्यादा आसान है ना। Mn के केस में क्या होगा, Mn जो है +3 की बजाय +2 में जाना पसंद करता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, है ना। चलो एक लाइन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, कई बार पूछा भी जाता है कि मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयन, मोर स्टेबल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक आध बार एक क्वेश्चन आया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो बच्चों जितना उसका माइनस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया। अब देखो
यहां पर कुछ एलिमेंट है और उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो मैग्नीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल है -1.18 है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगा 44, 25, ये इस तरह से। कॉपर और जिंक का इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि जिंक में जो है D10 ऑर्बिटल है, और कॉपर में इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे D5 है। ठीक है, जबकि कम होना चाहिए था लेकिन ज्यादा हो गया है ना। और कॉपर का मैंने आपको बोला था कि ये प्लस में होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, वेनेडियम का भी जो है मैग्नीज के जैसे होता है -1.18। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जितना ज्यादा होगा उसकी एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आयरन और कोबाल्ट में कौन ज्यादा होगा, तो आयरन का जो है माइनस ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय कोबाल्ट से। क्लियर। अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पूछा जाए तो जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ही ज्यादा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। 3 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने देखनी है। एक तो बच्चों देखना है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब कि कोई मेटल एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को रिपेल करता है, उसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है। और एक और होता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक इज द एक्सट्रीम और पैरामैग्नेटिक। तो ये 3 चीजें हैं। अब इसमें ये तीनों चीजें किस वजह से होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये हमारे पास क्या हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए, जो पैरामैग्नेटिज्म है इसमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं पैरामैग्नेटिज्म से, है ना। जो पैरामैग्नेटिज्म है वो किस वजह से होता है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसमें पूछा जाता है आपको कि मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, है ना। यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इससे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। और उसको हम स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है बच्चों, देखो, म्यू इक्वल टू अंडर रूल एन और n+2 ब्रैकेट में। ठीक है। म्यू का मतलब होता है इट इज मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको हम बोर मैग्नेटॉन यानी बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी एटम में या आयन में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट आराम से मालूम चल सकता है। अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है Mn+2 आयन का मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Mn फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है। अब Mn का एटॉमिक नंबर 25 सबको मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। ठीक है, ये Mn का है ना। अब अगर मैंने Mn2+ का लिखना है तो Mn2+ का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो क्या बचा 3d5। तो इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5 है। क्योंकि जब आप d ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे तो m के पास क्या होंगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे करके। तो अभी बोला था कि n बराबर n अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो n = 5। तो फॉर्मूले में रखो। ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास आएगा 5.92 bm। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 5.92। बस ऐसे ही निकालना है आपको। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप Mn+2 का हमने निकाल दिया, Fe+2 का और Co+2 का भी निकाल सकते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे Mn+2 है 3d5, Fe+2 है 3d6 और Co+2 है 3d7। यहां पर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 होंगे, यहां पर 3 होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट आराम से आ जाएगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है बच्चों, देखो मैग्नेटिक मोमेंट कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर मैं Mn+2 Fe+2 और Co+2 में बोलूं तो Mn+2 का ज्यादा होना चाहिए, Fe+2 का कम होना चाहिए, और देखो Co+2 का और कम होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे d ऑर्बिटल में, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, Mn का, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बाकी आगे और पीछे कम होते जाएंगे। अब देखो कैसे, ये टेबल है, देखो
ये मैंने सब आयन लिखे हैं ना, और उन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज ऐसे देखो, ठीक है, ये सब है 3d5। तो देखो 3d5 है ना जहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहां पर है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा एग्जैक्टली। उसके बाद 4 3 2 1, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होने लगा, कम होने लगा, और ऊपर से भी 1 2 3 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से आप सीधे सीधे क्लियर कंसेप्ट आप लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। अच्छा, याद कैसे करना है, अगर मान लिया जाए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग होगा। देखो 3 पॉइंट समथिंग कहां पे है, देखो 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5.92, 4 है तो अगेन 4.90, देखो बराबर है। तो इससे आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, Zn और स्कैंडियम +3 का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं कि कलर्ड आयन बनाते हैं। सब लोग जानते हैं कि जो डीप कंपाउंड होता है कलर्ड होता है, जैसे K2Cr2O7, तो वहां पर जो है ऑरेंज कलर आपको मिलेगा। फेरस सल्फेट है, हरा कलर का होता है। KMnO4 जो है वहां पर पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहला जवाब है कलर्ड ऑफ द आयन प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो बहुत सारे चीजों का जवाब तो क्या है, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिलिंग नहीं होता, ध्यान रखना है ना। यानी जिनमें डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिलिंग होगा वो कलरलेस होंगे, जैसे जिंक। अब देखो इस तरह डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब भी बच्चों कोई आयन या कोई मेटल किसी लाइगेंड से कांटेक्ट करता है तो उसके ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट मतलब कुछ ऑर्बिटल नीचे कुछ ऑर्बिटल ऊपर, तो दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप बन जाता है, ठीक है। और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, वो विजिबल रीजन में उस लाइट को इमिट करते हैं, तो हमें वो कलर दिखाई देता है। तो रीजन क्या है, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और अगर कंप्लीट फिलिंग होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन तो पैक हो जाएंगे, तो ना तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे ना ऊपर से नीचे आएंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास लाइगेंड है, आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, जैसे वाटर हो गया, CN हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, लाइगेंड होते हैं। तो किस टाइप की जो लाइट बनेगी, किस टाइप का जो है कलर्ड कंपाउंड बनेगा, वो लाइगेंड पे डिपेंड। अब देखो कुछ आपको कलर्ड याद रखना आयन के, जैसे मैंने ये बोला V4+ Cr2+ Cu+2 ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा होगा, ब्लू होता है, ठीक है। V2+ Cr3+ Mn3+ ये वायलेट होता है, ठीक है। हाँ, आयरन 2+ एंड V3+ ग्रीन होता है, कलर भी साथ साथ लिखा है। Mn2+ पिंक होता है, KMnO4 है ना। और आयरन 3+ येलो होता है, और टाइटेनियम 3+ जो है पर्पल होता है, ठीक है। तो ये सारे थोड़ा सा आपको याद रखने हैं। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे आयन होंगे जो कलरलेस होंगे। तो बच्चों कलरलेस ये सारे होते हैं कलरलेस। और कलरलेस क्यों होते हैं, इनका जो डी ऑर्बिटल है या तो वो 0 होगा या तो वो 10 होगा। यानी डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या तो 0 होगा। जैसे स्कैंडियम में अगेन डी ऑर्बिटल कंप्लीटली 0 होता है। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में D10 होता है। तो ऊपर मैंने बोला था जो कलर्ड है वो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से होता है। तो डी में जो है 1 से लेकर और 9 तक तो होने चाहिए, है ना। अगर 0 हुआ और 10 हुआ तो कभी भी कलर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ठीक है, तो कॉपर प्लस जो है वो कलरलेस होता है, जबकि कॉपर +2 क्या होता है, ब्लू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइगेंड एंड मेटल। लाइगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल के डी ऑर्बिटल को, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी एग्जांपल है, देखिए मेटल प्लस लाइगेंड, मेटल प्लस लाइगेंड, ठीक है। अब डी कंपाउंड क्यों जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उसके 3 रीजन है। देखिए ये 3 रीजन।
सबसे पहला रीजन है कि जो मेटल होता है वो जो है स्मॉल साइज का होता है, इस पर जो हाई आयनिक चार्ज होता है, चार्ज ज्यादा होता है, +2 +3 +4, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। इतना ही पढ़ना था बस कॉम्प्लेक्स में। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब कैटालिस्ट, बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे हैबर प्रोसेस है, वहां पर आयरन होता है, हाइड्रोजनेशन है, वहां पर निकल होता है, प्लेटिनम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जहां पर डी एलिमेंट जो है कैटालिसिस की कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि व्हाई दे आर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो पहला है बच्चों, दे हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। दूसरा है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा है दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी की वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। आप देखो कौन कौन सा कैटालिस्ट कहां काम आता है। जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जो हमारे पास को बनाने के प्रोसेस में, आयरन जो है हैबर प्रोसेस में, निकल जो है हाइड्रोजनेशन में, कोबाल्ट जो है फिशर ट्रॉप प्रोसेस में काम आता है, और प्लेटिनम जो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में काम आता है। तो आपने पढ़े होंगे, है ना, थोड़ा सा याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, और अलॉय बच्चों होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन होता है। एक मेटल दूसरे मेटल में कंप्लीटली होमोजेनाइज होता है, ताकि दोनों को हम अलग अलग नहीं पहचान सकते, ठीक है। वैसे एलॉय जो है एक मेटल को दूसरे मेटल से मिलाने से बनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ एलॉय मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं, ठीक है। तो हमने एक ट्रांजिशन मेटल ले लिया, दूसरा नॉन ट्रांजिशन मेटल ले लिया, ठीक है। जैसे देखो ब्रास हो गया कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन, और ब्रॉन्ज हो गया कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना है कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा एलॉय बनता है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है बच्चों कि कुछ छोटे मॉलिक्यूल या छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रैप्ड हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ये छोटे छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा, यहां पर जो स्टोइकियोमेट्री है वो सही से हो नहीं पाती है ना, कुल मिला के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और न तो ये पूरी तरह से आयनिक होते हैं, न तो कोवेलेंट होते हैं, है ना। अच्छा अब देखिए यहां पर देखो, ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, ये मेटल है, और इसके अंदर जो व्हाइट स्पॉट है वो इस तरह का क्या है, तो एटम है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये ट्रैप हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फायदा क्या है देखिए, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, प्योर मेटल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा हार्ड होंगे, इतने हार्ड होंगे कई बार जो है डायमंड के कंपैरिजन में हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टिविटी को जो है रिटेन रखते हैं। चौथा है दे आर केमिकली इनर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया कि किस टाइप के ऑक्साइड है, यानी एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, कौन सा ऑक्साइड कोवेलेंट है, कौन सा ऑक्साइड आयनिक है, कितना ज्यादा आयनिक है, कितना ज्यादा कोवेलेंट है, सब देखेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है मेटल का, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको शायद फिजान्स रूल में बताया था। मान लिया जाए Pb+4 है और Pb+2 है, तो Pb+4 ज्यादा कोवेलेंट होगा, क्लियर, और Pb+2 ज्यादा आयनिक होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज, द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्लियर हो गया। आप देखो मान लीजिए आपके पास 4-5 ऑक्साइड है, जैसे MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन ज्यादा आयनिक है, तो देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। यहां पर जो है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है, यहां पर +2 है। तो बच्चों ये आयनिक होगा, ये कोवेलेंट होगा। तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर जो है ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। क्लियर। अब आगे देखो, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। द ऑक्साइड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक इन नेचर। बस ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए जैसे ऊपर मैग्नीज के ऑक्साइड है, तो जैसे जैसे जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरीन के केस में, है ना, ClO4
ज्यादा आयनिक, ClO2 कम आयनिक, या ClO4 ज्यादा एसिडिक, है ना, ऐसा। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन यानी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो बेसिक होगा, बीच के जो जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एसिडिक नेचर की होगी। क्लियर हो गया। तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक इन नेचर। देखो एग्जांपल, सपोज क्रोमियम के केस में हम देखते हैं, क्रोमियम के 4 ऑक्साइड है, CrO, Cr2O3, CrO2 एंड CrO3, +2 से लेकर और +6 तक। तो अब बोला जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, देखो ये एसिडिक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है वो बेसिक है, और बीच वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर वाले आ गए वो एम्फोटेरिक। देखो क्लियर। सेम कंसेप्ट मैग्नीज के साथ भी, MnO बेसिक होगा, ये दोनों एसिडिक होंगे, कौन से, ये वाले दोनों एसिडिक, ठीक है, और ये बीच वाला एम्फोटेरिक होगा, क्लियर वाला। तो ये दोनों बेसिक है, ध्यान रखना है ना, ये दोनों बेसिक है, 4 वाला एम्फोटेरिक है, और 6 और 7 वाला क्या है, एसिडिक। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ऑक्साइड के नेचर के बारे में डिस्कस करना है, नोट भी करते जाना साथ में। अब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड है, और बच्चों जिस कलर का इसका फॉन्ट हो रखा है उसी कलर का ही होता है। तो फॉर्मूला है K2Cr2O7, और ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो सबसे पहले क्रोमेट और है, और इसको सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट, ठीक है बच्चों, सोडियम क्रोमेट। अब जो हमारा सोडियम क्रोमेट है वो येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, सोडियम क्रोमेट इज येलो कलर, और उसको हम एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो यहां पर दो चीजें, एक क्रोमेट एंड एक डाइक्रोमेट। क्रोमेट येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, यहां पर जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो KCl की प्रेजेंस में हमें पोटेशियम चाहिए, तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें मिल जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, अगेन ऑरेंज कलर का। तो यानी दो आयन है, एक डाइक्रोमेट और एक क्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। चलो तो ये थी हमारे पास, बनाएंगे क्रोमेट और से, उसके बाद सोडियम क्रोमेट, उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर हो गया। चलो अब बच्चों जो हमारे पास क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है वो दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। बस किस पे डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड करता है। पीएच को चेंज करने से क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में चेंज होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखो ये हमारे पास क्रोमेट आयन है येलो कलर का, और डाइक्रोमेट आयन है ऑरेंज कलर का, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों ऊपर क्या दिया है, पीएच का कंसेप्ट है, यानी अगर हम एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, यानी एसिडिक कंडीशन में कौन सा आयन प्रिडोमिनेंट होगा, डाइक्रोमेट आयन। और अगर हम इसमें बेस मिलाएंगे तो बेसिक कंडीशन में यानी एल्कलाइन कंडीशन में कौन सा आयन होगा, क्रोमेट आयन। तो इस बार कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पीएच पे कौन सा आयन जो है प्रिडोमिनेंट होता है। तो देखो ये लिखा है, येलो होगा तो क्रोमेट आयन और ऑरेंज होगा तो डाइक्रोमेट आयन, और दोनों जो है एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं डिपेंड अपॉन द पीएच। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। जो क्रोमेट आयन है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में प्रिडोमिनेंट रहता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रहता है। तो मैंने ऊपर लिखा है एसिडिक सॉल्यूशन डाइक्रोमेट आयन, और बेसिक सॉल्यूशन जो है क्रोमेट आयन। यानी अगर पीएच बढ़ेगा तो क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और पीएच घटेगा तो डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर हो गया, याद हो जाएगा। चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, जो डाइक्रोमेट आयन है चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, दोनों ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार इसका जिक्र किया है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, आइए देखते हैं। देखो जब भी जो है डाइक्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एसिडिक कंडीशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्रोमियम सल्फेट बनाता है, जो कि बच्चों ग्रीन कलर का होता है, ध्यान रखना है। और साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन भी देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है।
क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, जब भी K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो यहां पर जो कंपाउंड होगा वो कौन सा बनेगा, क्रोमियम सल्फेट। और बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो इस समय चेंज हो जाएगा, वो +3 से यानी +6 से +3 में आ जाएगा। और कलर क्या होगा, ऑरेंज से ग्रीन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डाइक्रोमेट आयन है वो जो है एसिडिक कंडीशन में क्रोमेट आयन में क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 और कहां से हुआ, +6 से जो है +3 हुआ, तो कलर भी चेंज होगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। क्लियर। किस किस चीजों को यह ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो देखो टिन यानी जो स्टेनस है वो स्टेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी +2 से +4 हो जाएगा। फेरस से फेरिक बन जाएगा, तो फेरस ग्रीन कलर का होता है, फेरिक येलो कलर का होता है, यानी अपना रिडक्शन दूसरों का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बढ़ेगी, +2 से +3, +2 से +4। ठीक है, इसी तरह जो है आयोडीन होगा तो आयोडीन से जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आयोडीन गैस बन जाएगी, यानी आयोडाइड, ये आयोडाइड है ना, आयोडाइड, जैसे आप पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो आयोडाइड से आयोडीन और H2S से जो है सल्फर बन जाएगा। क्लियर। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड से और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। क्लियर, तो यही काम करता है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है वो क्लोराइड आयन के डिटेक्शन में काम आता है, यानी कोई क्लोराइड आयन यानी जैसे Cl- हो, इसके डिटेक्शन में काम आता है। किसी कंपाउंड में अगर क्लोराइड आयन हो तो पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कैसे करेंगे देखिए, K2Cr2O7 को किसी क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड जैसे NaCl के साथ ट्रीट करेंगे और साथ में एसिड तो डालेंगे, तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और इसका होता है ऑरेंज रेड वेपर्स, एक ऑरेंज रेड वेपर निकलेंगी उस टेस्ट ट्यूब से, तो हमें यह पता चला कि वहां पे जो है क्लोराइड आयन प्रेजेंट था। तो ये टेस्ट क्लोराइड आयन की प्रेजेंस के लिए किया जाता है, और किसकी हेल्प से किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से। ठीक है, आपने इटार डायरेक्शन पढ़ी होगी, उसमें क्रोमिल क्लोराइड यूज होता है CrO2Cl2। क्लियर भाई। चलो अब बात करते हैं कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्रोमेट आयन है वो इस तरह से होगा, ये 2- होगा इसमें। ठीक है बच्चों, हाँ, तो 2 तो डबल बॉन्ड होते हैं और 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना ये टेट्राहेड्रल होगा, क्रोमेट आयन क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, CrO4N2- टेट्राहेड्रल। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी टेट्राहेड्रल। और कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर हो गया। और टेट्राहेड्रल होगा तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। और यहां पर जो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होने वाला है, +6। क्लियर हो गया। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कि ज्योमेट्री क्या है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। क्लियर। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जो डाइक्रोमेट आयन है उसमें क्या होता है, 2 Cr तो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगेन एक Cr पे 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है ना, और 2 सिग्मा इधर। अगेन जो है ये जो Cr है ये भी टेट्राहेड्रल होता है और sp3 होता है। ईच क्रोमियम आयन इज टेट्राहेड्रल एंड sp3। क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं Cr2O7 और इसमें कितना होता है, 2- होता है, तो यहां पर भी जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। तो चाहे क्रोमेट आयन हो चाहे डाइक्रोमेट आयन हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6। ठीक है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर हो गया। चलो यहां पर बच्चों 2 क्रोमियम आयन के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर होता है। तो कई बार स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ लेते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री होता है, 120 से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर। चलो आगे बढ़ो।
अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का है, क्रोमेट आयन येलो कलर का है, इनका कलर किस वजह से होता है? तो बच्चों आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा, जो कलर होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, तभी होता है। लेकिन बच्चों जब हम देखो, है ना, एक चीज बताता हूं आपको, जब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मल कंडीशन में 3d5 4s1, लेकिन अगर ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +6, तो इसके डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जब बच्चों डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो डी का ट्रांसमिशन यानी डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, तो वो कलरलेस हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि कलर कहां से आया? तो जो बच्चों जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, ये याद रखना। यानी जो कलर्ड होता है वो डीडी ट्रांसमिशन की वजह से नहीं होता है, इसकी वजह से होता है चार्ज ट्रांसफर बिटवीन ऑक्सीजन एंड क्रोमियम। ये वाला देखो, ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, उसके वजह से ये कलर्ड आता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। कलर कैसा दिख रहा है बच्चों? पर्पल कलर का। ठीक है, पर्पल कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मूला है KMnO4। बनता कैसा है पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले MnO2 हमने लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किया, K2MnO4। ये बच्चों इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, ये मैग्नेट आयन है, MnO4 और 2- इट इज मैग्नेट आयन। ठीक है, और ये किस कलर का होता है? देखो नाम भी लिखा मैंने, डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब MnO4 2- क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करके MnO4 1- बना लेगा, तो ये हो जाएगा परमैंगनेट आयन। और बच्चों ये होता है डार्क पर्पल कलर का, ध्यान रखना, और साथ में MnO2 बना है। तो यहां पर भी दो आयन हमारे पास, जैसे पिछली बार थे क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, तो यहां पर है मैग्नेट एंड परमैंगनेट। मैग्नेट डार्क ग्रीन कलर का है, परमैंगनेट डार्क पर्पल कलर का है। फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मैग्नेट आयन और परमैंगनेट आयन पर हीट दी जाती है तो क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है, समझ मान लीजिए हमारे पास परमैंगनेट आयन है, ये वाला MnO4, तो इसमें अगर हम हीट देंगे तो ये परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं परमैंगनेट आयन में, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है +7 और यहां पर होने वाला है +6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका जो है रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। केमिकल प्रॉपर्टीज, K2Cr2O7 की तरह ही जो परमैंगनेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दोनों ही, चाहे परमैंगनेट आयन हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग मीडियम में अलग अलग काम करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास दोनों मैग्नेट आयन है और ये जो मीडियम है ये न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन मीडियम, यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बच्चों क्या बनेगा? MnO2 बनेगा। ध्यान रखना, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर हम जो है MnO4 को एसिडिक मीडियम में, यानी KMnO4 कभी भी एसिडिक मीडियम में काम करेगा जहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर Mn+2 आयन बनेगा। जैसे हम बोल सकते हैं मैग्नीज सल्फेट, ऐसे बन सकता है। तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूट्रल और माइल्ड एल्काइन मीडियम में बाय प्रोडक्ट MnO2 बनेगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में MnSO4 या Mn+2 बनेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो है +7 से +4 आता है, इसमें माइल्ड एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में, लेकिन यहां पर जो है +7 से कितना आता है? +2 आता है। क्लियर हो गया भाई? अब एसिडिक मीडियम में किस किस को यह ऑक्सीडाइज करता है? देखो, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फर में, है ना, सल्फाइड SO3 2- को सल्फेट में, आइट को 8 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और ऑक्सलिक एसिड को यानी ऑक्सलेट आयन को CO2 में कन्वर्ट करेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। ये सेम काम कौन कर रहा था अभी? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऐसे काम कर रहा था, आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड को सल्फेट में, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है।
लेकिन अगर हम न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन मीडियम की बात करें तो देखो आयोडीन जो है इस समय आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है। H2O3 यानी थायोसल्फेट आयन है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया भाई? तो यहां पर जो आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है एसिडिक मीडियम में, लेकिन यहां पर आयोडाइड है वो आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है। इतना ही ध्यान रखना आपको कुछ चीजों का। क्लियर है? समझ में बात आ गई? तो इसी तरह जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या चीजें बनेंगी। चलो आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना बच्चों। तो जो हमारे पास मैग्नेट आयन है वो पैरामैग्नेटिक है। जो ग्रीन कलर का मैग्नेट आयन था वो पैरामैग्नेटिक है, यानी MnO4n2-, ठीक है। और जो परमैग्नेट आयन था MnO4 और 1-, वो डायामैग्नेटिक होता है। दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। ग्रीन वाला पैरामैग्नेटिक और जो हमारे पास पर्पल कलर का है वो डायमैग्नेटिक होता है। चलो अगेन वही कहानी हो जाएगी, जो कलर होता है दोनों का वो डी ट्रांसमिशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि चार्ज ट्रांसफर होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीज। तो दोनों में कलर का कंसेप्ट चार्ज ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? चलो अब दोनों मैंने यहां पर लिखा है, देखो ये ग्रीन कलर का मैग्नेट आयन है और ये जो है पर्पल कलर का जो है परमैग्नेट आयन है। दोनों ही बच्चों टेट्राहेड्रल होता है। देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहां पर भी है 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड, अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन बच्चों यहां पर जो है जो ये परमैग्नेट आयन है इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई। और जो मैग्नेट आयन है उसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर 3 पाई बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, दोनों टेट्राहेड्रल, दोनों ही sp3 है। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मैंने आपको बताया था 8, 8 में से 2 गया +6, और यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +7। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब वही कहानी हो जाएगी, जब Mn+7 की कंडीशन में आएगा बच्चों तो उसके अंदर 3d 0 होता है, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए जो है dd ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, O और Mn ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट की, जिनको हम बोलते हैं बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो इनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी बोल सकते हैं। यहां 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहां 5f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम 4f सीरीज की बात करें तो इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। कहां से शुरू होते हैं बच्चों? सीरियम 58 से शुरू होते हैं और ल्यूटेटियम 71 पर खत्म हो जाते हैं। उसी तरह एक्टिनॉइड्स 5f सीरीज में एक्टिनॉइड्स कहां से शुरू होते हैं? थोरियम 90 से शुरू होते हैं और लॉरेंसियम 103 पर खत्म हो जाते हैं। क्लियर? दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-2f 1 से लेकर 14 तक और n-1d 0 से लेकर 1 तक, और बच्चों ns2 पूरा भरा होगा, n की वैल्यू 6 और 7 होगी, तभी जाके 4 और 5 आने वाला है f में। क्लियर हो गया भाई? ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं लेंथेनॉइड्स, देन उसके बाद एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, ये कहानी है लेंथेनॉइड्स के बारे में, ठीक है भाई। सारे बच्चों लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, एक को छोड़कर। कौन सा? प्रोमीथियम, ये वाला 61 वाला जो है ये आर्टिफिशियल है, यानी मैन मेड है। मैन मेड है, ध्यान रखना है ना। ऑल आर नेचुरल बट प्रोमीथियम इज मैन मेड एटम्स है। दूसरी बात, सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोमीथियम बच्चों रेडियो एक्टिव है। ध्यान रखना है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, क्योंकि मैन मेड है तो हमेशा ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बनता है, तो रेडियो एक्टिव होना इसका कंफर्म है। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबके सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, और साथ में डी ब्लॉक भी चल रहा है, एस ब्लॉक भी चल रहा है, तो एस ब्लॉक तो भरा होगा। देखो है ना, मैं आपको बताता हूं, देखो यानी एफ में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जाएंगे, डी में भी जो है इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, और एस में तो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बच्चों केवल इसमें कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ एलिमेंट में डी 0 होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से एलिमेंट में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो 3 कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने।
एक तो सीरियम देखो 5d1, गैडोलिनियम अगेन 5d1 और लुटेटियम 5d1। तो कई बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानबूझकर पूछा जाता है, मोस्टली गैडोलिनियम का। तो गैडोलिनियम का कई बार पूछा जाता है। तो 4f7 5d1 एंड 6s2, यानी केवल सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम इन तीनों एलिमेंट में डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट में डी क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। क्लियर हो गया? 5d क्या होगा? जीरो होगा। समझ में बात आ गई? चलो अच्छा, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाने से जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जो साइज है वो कम होता है। तो इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन भी सेम है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एफ ऑर्बिटल में जा रहा है। एफ ऑर्बिटल साइज में बड़े होते हैं तो शील्डिंग पुअर होगी, और शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है वो देख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं। तो इनको एक तो सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, दे कांट बी सेपरेट इजिली, और इनको सेपरेट करने का एक अच्छा मेथड है जिसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। ये याद रखना आपको, इस मेथड से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है साइज सिमिलर हो जाता है। तीसरा है इसमें इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड की वो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर इनके हाइड्रोक्साइड देखें हम तो लेफ्ट टू राइट जाने से जो है बेसिसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में बात आ गई? अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर की। थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान रखनी है। सारे लेंथेनाइड, एक तो लेंथेनाइड और Ln, सारे लेंथेनाइड को हम Ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। कितने? +3। ध्यान रखना है ना, मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कौन सी होती है? +3। अच्छा, ये लेंथेनम भी आ गया है ना। आप बोलोगे लेंथेनम तो लेंथेनाइड्स का एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन बच्चों लेंथेनम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है लेंथेनाइड्स एलिमेंट से मैच करते हैं, इसलिए लेंथेनम को भी इसके साथ मिला देते हैं। तो लेंथेनम +2 हो गया, बाकी सारे लेंथेनाइड क्या करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडोमिनेंट होता है। कई बार कुछ केस में +4 एंड +2 हो जाता है। क्लियर? अच्छा, एक इसमें एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। सीरियम सबसे पहला वाला फर्स्ट एलिमेंट है, सीरियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 होता है। कई बार जानबूझ के पूछ लेते हैं कि +3 तो सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्रोमीथियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, सब +3, लेकिन +4 किसका होता है? सीरियम का होता है, याद रखिए। अच्छा, जो यूरोपियम है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, चेंज फ्रॉम कॉमन +3 स्टेट्स, ठीक है, दूसरों का रिडक्शन करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यट्रीबियम की बात करें तो F14 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये रिडक्टेंट होता है, और टर्बियम की बात करें तो हाफ फिल्ड होने की वजह से ये ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो बस थोड़ा 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें कलर्ड के बारे में, है ना। जितने भी जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट होते हैं। ट्राइवेलेंट यानी +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सारे कलर्ड होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट की बात करें, चाहे वो इनके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें। समझ में आई बात? लेकिन बच्चों जो कलर्ड होता है, हाँ एग्जैक्टली, जो कलर्ड होता है वो किसकी वजह से होता है? उनमें जो F इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से। जैसे हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात की थी, तो कलर किसकी वजह से होता है? डी में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर बच्चों डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वहां कलरलेस था। सेम कंडीशन यहां पे आती है, अगर डी जो एफ ऑर्बिटल है वो या तो 0 होगा, देखो ना, या तो 0 या तो 14 होगा, तब जाके वो मॉलिक्यूल या वो एटम कलरलेस होगा। तो वही कहानी आगे आने वाले। एंथेनम +3 है और ल्यूटेटियम +3 है, ये कलरलेस होते हैं, यानी इन दोनों का कोई भी कलर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, आपको जो है F क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और अगर F में कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो कलर होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये कलर के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? F ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये तो बात हुई थी। ठीक है, अगर F 0 हुआ या F14 हुआ
तो डायामैग्नेटिक होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लेंथेनॉइड्स आयन आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि सब में कहीं ना कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 आए या F14 आए तो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दे आर डायामैग्नेटिक, यानी La3+ और Ce4+ और Yb+2 और Lu3+, ये चारों के चारों क्या होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। ध्यान रखना है ना, La3+, दूसरा है Ce4+ सीरियम, Yb ट्रिबियम 2+ और तीसरा कौन है? ल्यूटेटियम 3+, यानी ये बीच वाला, ये लास्ट वाला और ये दोनों पहले वाले, इन्हीं की वजह से जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। कहीं ना कहीं इनमें या तो F0 है, देखो इन दोनों में F0 है और इन दोनों में क्या है? F14 है। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? नियोडाइमियम की, Nd60। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म किसकी होगी? नियोडाइमियम। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, ये सब पहले भी आपने पढ़ा है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.2 से -2.4 होता है, सबका इसी रेंज में आते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है यूरोपियम, इसका होता है -2.0। बस ध्यान रखना है, यूरोपियम किसका क्या होता है? -2.0। आगे बढ़े, एक इसके यूज भी पढ़ने हैं भाई। ठीक है, ये जो है मिस मेटल बनाने के काम आता है, और मिस मेटल में क्या होता है? लेंथेनॉइड्स मेटल 95% होते हैं, आयरन उसमें लगभग 5% होता है, और कुछ ट्रेस ऑफ एलिमेंट होते हैं जैसे सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इतना ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया लेंथेनॉइड्स। अब थोड़ा सा एक्टिनॉइड्स अब देख लेते हैं। एक्टिनॉइड्स यानी 5f सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा? 5f ऑर्बिटल में। ठीक है, 90 थोरियम से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंसियम 103 पर खत्म हो जाते हैं, थोरियम से। अच्छा, इसमें बच्चों आपने सुना होगा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड्स में आफ्टर 92, यानी 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है इनको हम बोलेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, 92 से पहले जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है? नेचुरल है, और 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है? मैन मेड है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, कोई भी नहीं बचता। सारे एक्टिनॉइड्स क्या है? रेडियो एक्टिव, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो डी ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और बच्चों डी ऑर्बिटल में जब एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जैसे थोरियम देखो D2, F में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, प्रोटेक्टिनियम ये है हमारे पास 5f2 D1, अगेन यूरेनियम D1, नेपच्यूनियम D1, क्यूरियम D1 एंड लॉरेंसियम। ठीक है, ये भी क्या है? D1। तो केवल इन्हीं एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी किसी एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जानबूझकर कभी कभी इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। तो पहले के चार तो कॉमन है, देखो 90, 91, 92, 93 नेपच्यूनियम तक, तो याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और लास्ट में F7 वाला क्यूरियम और लास्ट वाला है 103 लॉरेंसियम। तो बस इस तरह याद रखना है, पहले के चार 96 बीच वाला और लास्ट वाला लॉरेंसियम। क्लियर हो गया भाई? एक्टिनॉइड्स में ये पूछ लेते हैं कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में सिमिलरिटी किस चीज में है और डिफरेंस किस चीज में है। तो पहले बात करते हैं सिमिलरिटी। दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यस। दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यस। और दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, यस। ये तीनों की सिमिलरिटी है। अब बात करते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड्स बच्चों कलरलेस होते हैं मोस्टली। ठीक है, जबकि एक्टिनॉइड्स कलर आयन बनाते हैं। लेंथेनॉइड की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, ये लेस बेसिक कंपाउंड बनाते हैं जबकि ये मोर बेसिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटायन ना के बराबर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, जबकि ये ऑक्सोकैटायन बनाते हैं। और लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं प्रोमीथियम को छोड़कर, जबकि सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये था पूरा के पूरा हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है भाई, तो बस इतना ही पढ़ना आपने इसमें।
एक एक चीजें पढ़ लीजिए, कौन से कॉन्सेप्ट है इनको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। कोई कंसेप्ट रह जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।